हाय गाइस। मैं हूँ आरती और आप सभी का स्वागत करती हूँ महाराष्ट्र नर्सिंग एकेडमी में। तो आप सभी को पता है हमारी जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है, जिसमें हमने नॉन नर्सिंग का फर्स्ट क्लास अपलोड कर दिया था। तो अभी आज हमारा है आज का सेकंड क्लास। तो आज हम सेकंड क्लास लेने वाले हैं नॉन नर्सिंग टॉपिक पे, तो जिसमें हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री से रिलेटेड, जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब देखते हैं, और पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस। तो जो आपको आरआरबी के लिए, जो आरआरबी की अभी वैकेंसी आई है, उसके लिए आपको ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चंस। तो गाइस, इसके लिए हम हमारा क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज आपके दोस्तों को क्लासेस शेयर करिए और महाराष्ट्र नर्सिंग एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम हमारा क्लास शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, पोंगल अ हार्वेस्ट फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू द। ठीक है, तो आपको पूछा है कि पोंगल फेस्टिवल जो है, हार्वेस्ट से रिलेटेड जो फेस्टिवल रहता है, ये किसको डेडिकेट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज गॉडेस सरस्वती, सेकंड गॉड ऑफ फायर, थर्ड गॉडेस गंगा एंड फोर्थ सन गॉड। ठीक है गाइस, तो पोंगल के बारे में हम देखते हैं। पोंगल जो फेस्टिवल रहता है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है और ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेटेड बाय द तमिलनाडु। तमिलनाडु में सेलिब्रेटेड, तमिलनाडु में ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है टू थैंक द, किसको थैंक करने के लिए, टू थैंक द सन, देन मदर नेचर, मदर नेचर को थैंक करने के लिए, सन को थैंक करने के लिए, एंड जो भी एनिमल्स रहते हैं फार्मिंग में जो हेल्प करते हैं उन एनिमल को थैंक करने के लिए, थैंकफुल रहते हैं, इसलिए इन सबको जो हार्वेस्टिंग में और फार्मिंग में हेल्प करते हैं इन सबको थैंक करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये पर्टिकुलरली 14th और 15th जनवरी को मनाया जाता है हर साल, ईच ईयर। ठीक है, पोंगल, पोंगल और किसका नाम है, पोंगल इज अ नेम ऑफ, इट इज ऑल्सो अ नेम ऑफ डिश। ठीक है, ये डिश का भी नाम है पोंगल। ठीक है, तो ये डिश जो रहती है पोंगल नाम की, ये ड्यूरिंग, ये फेस्टिवल के ड्यूरिंग खाई जाती है। ठीक है, इट इज अ डिश। ठीक है, और इसको खाई जाती है ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। और ये पोंगल कैसे बना रहता है, मिक्सचर ऑफ बॉइल्ड स्वीट राइस। ठीक है, मिक्सचर ऑफ बॉइल्ड स्वीट राइस, इससे बना हुआ रहता है पोंगल डिश। ठीक है, तो इसके बाद आपके जो बाकी ऑप्शन है, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन 4, सन गॉड। ठीक है, तो गॉडेस सरस्वती, गॉडेस सरस्वती का कौन सा फेस्टिवल रहता है, बसंत पंचमी। ये भी आपको पता चाहिए, बसंत पंचमी, वसंत पंचमी, ये गॉडेस आपकी सरस्वती का फेस्टिवल रहता है इन द, और ये हिंदू, मतलब हिंदू धर्म में, हिंदू रिलीजन में मनाया जाता है। ठीक है, तो क्यों मनाया जाता है, अराइवल ऑफ स्प्रिंग के लिए। ठीक है, स्प्रिंग जो सीजन रहता है उसके अराइवल के टाइम पे ये मनाया जाता है। देन गॉड ऑफ फायर कि ये लोहरी जो फंक्शन रहता है वो गॉड ऑफ फायर के टाइम पे मनाया, गॉड ऑफ फायर को थैंक बोलने के लिए मनाया जाता है। कंसेप्ट ऑफ लाइफ एंड हेल्थ, ये भी हिंदू रिलीजन में मनाया जाता है। ठीक है, हिंदू रिलीजन में मनाया जाता है। देन गंगा, गॉडेस गंगा, ये है गंगा दशहरा, मेजर फेस्टिवल इन इंडिया फॉर द ऑनर ऑफ गॉडेस गंगा। ठीक है, गंगा दशहरा बोला जाता है इसको। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4th। ठीक है, ऑप्शन 4th है आपका सन गॉड। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका सन गॉड, ऑप्शन 4। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो गाइस, इसमें देखिए क्वेश्चन सेकंड है, नेम द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। द फर्स्ट ऑप्शन इज नीली सेनगुप्ता, सेकंड इंदिरा गांधी, थर्ड सरोजिनी नायडू एंड फोर्थ एनी बेसेंट।
तो आपको पूछा है कि जो फर्स्ट लेडी थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडिया की प्रेसिडेंट नहीं बोल रहे आपको, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होता था वहां उनके सेशंस होते थे, ठीक है। सेशंस मतलब क्या, उनके मीटिंग्स होते थे। तो वहां पे एक जो पर्सन रहता था वो चेयर पर्सन रहता था और उसको ही बोलते थे प्रेसिडेंट, ठीक है, उनको ही बोलते थे प्रेसिडेंट। और उनके चेयरमैनशिप में या तो प्रेसिडेंटशिप में मीटिंग होती थी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, तो अभी हम देखते हैं नेली सेनगुप्ता क्या थे। एक एक ऑप्शन देखते हैं। नीली सेनगुप्ता, ठीक है, नीली सेनगुप्ता कौन थे, जस्ट अ मिनट। तो नीली सेनगुप्ता कौन थे, ये थे 48 नंबर के, 48 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन का जो सेशन था, 48 नंबर का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था, वहां पे वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, प्रेसिडेंट। ईयर कितना था, 1933, ठीक है। देन इंदिरा गांधी कब के प्रेसिडेंट थे, 1959, ठीक है, 1959 के प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। देन सरोजिनी नायडू कब के थे, ये थे सेकंड वुमन थे ये, ठीक है। फर्स्ट कौन थे फिर, एनी बेसेंट ईयर फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस, ठीक है। तो ये थे सरोजिनी नायडू, थे कानपुर सेशन के प्रेसिडेंट, और आपके एनी बेसेंट कैलकाटा सेशन के प्रेसिडेंट थे। तो एनी बेसेंट कब हुए थे, 1925 में, सॉरी आपके सरोजिनी नायडू हुए थे 1925 में प्रेसिडेंट, और ये एनी बेसेंट थे आपके 1917 में कैलकाटा सेशन के थे ये प्रेसिडेंट। तो आपको पता चला चारों ऑप्शन, नीली सेनगुप्ता 48 1933, इंदिरा गांधी 1959, then Sarojini Naidu second woman president of the Indian National Congress, Annie Besant first woman president of Indian National Congress, ठीक है। ये 1917 या 1925 कानपुर सेशन, कैलकाटा सेशन। सो इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं हम। Which of the following layer of atmosphere makes the radio communication possible, ठीक है। तो आपको बोला है कि यहाँ पे लेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि रेडियो कम्युनिकेशन इनमें से कहाँ पे पॉसिबल होगा। फर्स्ट इज द ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, वो वर्ड क्या है, TSMTI, ठीक है, TSMTI। तो आप बोलोगे मैम ये क्या है, तो T फॉर फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज ट्रोपोस्फियर, जस्ट अ मिनट, ट्रोपोस्फियर। तो आपकी फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर, T फॉर ट्रोपोस्फियर, S फॉर स्ट्रेटोस्फियर, M फॉर मीजो, T फॉर थर्मो एंड I फॉर आयनो, ठीक है। फर्स्ट T फॉर ट्रोपोस्फियर, S फॉर स्ट्रेटोस्फियर, M फॉर mesosphere, then next T is thermo and I is ionosphere। तो ये सब पता चले आपको, ये था आपका कीवर्ड TSMTI। इस पे बहुत बार MCQ बना है गाइज, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आप एक ही वर्ड याद रख लीजिए, TSMTI। इससे आप बता सकते हैं कि इनके असेंडिंग ऑर्डर्स क्या है लेयर्स के, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। तो देखिए अभी स्ट्रेटोस्फियर में आपका क्या रहता है, स्ट्रेटोस्फियर में स्ट्रेटो में आपके ओजोन लेयर रहते हैं, देन एयरक्राफ्ट,
एयरक्राफ्ट रहते हैं। देन आपका मीजो में क्या रहते हैं, एम फॉर मीजो, एम फॉर मीजो, एम फॉर मेटियोर, उल्का वगैरह जो रहते हैं ना वो मेटियोर्स जिसे बोला जाता है वो। देन थर्मो, तो थर्मो में क्या रहता है आपका, सैटेलाइट, थर्मो में आपके सैटेलाइट रहते हैं। तो इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन थर्ड, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर में आप कम्युनिकेशन के लिए आपके जो रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है यहाँ पे आयनोस्फीयर में, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद का देखते हैं। एपिग्राफी, एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, इंस्क्रिप्शन, फिजिक्स एंड साइंस, ठीक है। तो एपिग्राफी मतलब क्या होता है, एपिग्राफी मतलब होता है आपका स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करना। जैसे पुरातन जो काल था वहां पे हिस्ट्री में, जैसे अशोका था, अशोका का एम्पायर था, उनके जो वॉल्स थे ऐसे वॉल्स रहते थे और उसमें कुछ पेंटिंग्स बने रहते थे, ऐसे कुछ डांस का ये स्टेप बना रहता था। तो ये सारे जो रहते थे स्टोन पे बनाए हुए जो पेंटिंग्स जो कुछ रहते थे उसे इंस्क्रिप्शन बोला जाता था। तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, और हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको स्टडी ऑफ मैप्स पूछ सकते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। स्टडी ऑफ मैप, इसे क्या बोला जाएगा, स्टडी ऑफ मैप को इसे बोला जाएगा आपका कार्टोग्राफी, ठीक है, कार्टोग्राफी, स्टडी ऑफ मैप्स। देन स्टडी ऑफ ओल्ड टेल, ओल्ड टेल की स्टडीज को क्या बोला जाएगा, फोक लोरिस्टिक्स, ठीक है, लोरिस्टिक्स। देन रहेगा आपका स्टडी ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स की स्टडी 2022 या 23 में पेपर आया था जिसमें पूछा था स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो स्टडी ऑफ कॉइन्स का क्या, यूपीएससी का पेपर था, स्टडी ऑफ कॉइन्स पूछा था। न्यूमिस्मैटिक्स दैट इज स्टडी ऑफ कॉइन्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ कॉइन्स, न्यूमिस्मैटिक्स। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका हिस्ट्री का। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज वॉज रिकमेंडेड बाय, तो आपको पूछा है कि 3 टायर सिस्टम जो रहता है ना वो किसने दिया था, कि कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो फर्स्ट इज जयप्रकाश नारायण कमेटी, सेकेंड इज साइमन कमीशन, थर्ड इज काका कालेलकर कमेटी, देन बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण कमेटी देखते हैं। जयप्रकाश नारायण कमेटी किस बारे में थी, टू चेंज द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, ठीक है। तो इलेक्शन का जो प्रोसीजर था उसको चेंज करने के लिए जो कमेटी बनाई थी वो थी आपकी जयप्रकाश नारायण कमेटी। तो इलेक्शन से रिलेटेड याद रखिए जयप्रकाश नारायण कमेटी। तो इन्होंने क्या जो अपने वोटिंग की एज थी वो 21 से लेके, जो 21 थी उसको घटा के 18 बनाने के लिए उनका रिकमेंडेशन दिया था। देन इन्होंने 3 मेंबर की एक कमेटी भी फॉर्म करने लगाई थी, किस लिए, टू इलेक्ट द इलेक्शन कमिश्नर के रिगार्डिंग, जो इलेक्शन रहता है उसके रिगार्डिंग 3 मेंबर कमेटी फॉर्म करने का सजेशन दिया था। इन्होंने आपकी जो वोटिंग की एज थी वो 21 को घटा के 18 बनाने के लिए रिकमेंडेशन दिया था। तो इलेक्शन से रिलेटेड कौन सी कमेटी थी, जयप्रकाश नारायण कमेटी, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो हम चारों ऑप्शन का देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन तो सबको ही पता होगा, साइमन गो बैक, सबको ही पता था ये नारा, साइमन गो बैक। क्यों बोला था ऐसे साइमन गो बैक, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था आपका 1919, ठीक है, इसको इंक्वायर करने के लिए, इसकी इंक्वायरी करने के लिए साइमन कमीशन को फॉर्म किया था। फिर साइमन कमीशन को और एक काम दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को
देखने का और उसको अच्छे से उसका भी इंक्वायर करने का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखने का, ठीक है। टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसकी भी स्टडी करने का काम इनको दिया था साइमन कमीशन को। और साइमन कमीशन कौन सी कमीशन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटरी है, तो ये स्टैट्यूटरी कमीशन थी, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो स्टैट्यूटरी कमीशन थी। और इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था जॉन साइमन। साइमन कमीशन के चेयरमैन का नाम भी बहुत बार पूछा जाता है, तो क्या था उनका नाम, सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन ये उनका नाम था। और इसमें कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे इस कमेटी में। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे, तो 7 मेंबर थे। तो अभी साइमन गो बैक का नारा क्यों दिया गया था गाइज, इसलिए दिया गया था क्योंकि साइमन जो कमीशन थी ये किस लिए आई थी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को स्टडी करने के लिए। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड चीज है तो इसमें इंडियन मेंबर होना चाहिए था ना इनकी कमिटी में, तो इनके कमिटी में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। और इसीलिए उस टाइम की जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने इसके अगेंस्ट में साइमन गो बैक का नारा दिया था, ठीक है। साइमन गो बैक, ठीक है, इसलिए दिया था क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे और सारे गोरे मेंबर्स थे, व्हाइट मेंबर्स थे, इसलिए, ठीक है। तो आपको इसके पीछे की हिस्ट्री पता चली। सो इसके बाद हम देखते हैं काका कालेलकर कमेटी। तो काका कालेलकर कमेटी क्यों दी गई थी, क्या काम था इस कमेटी का। काका कालेलकर कमेटी जो स्पेशल, ये थी फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, ठीक है। ये कौन सी कमीशन थी, फर्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कमीशन क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहता है सब कुछ। फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमिटी, फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमिटी कब फॉर्म हुई थी, 29 जैन 1953 में, ठीक है। देन इसके बाद थ्री टायर से रिलेटेड तो एक भी कमेटी नहीं आई हमारी, तो तीनों मैंने बताई वो अलग अलग कमेटी थी। तो आपका आंसर जो है इस क्वेश्चन का, तो वो है आपका बलवंत राय मेहता कमेटी इज दी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी को अपॉइंट कब किया था, 1957 में। इन्होंने क्या दिया था, 3 टायर सिस्टम। तो 3 टायर सिस्टम इन्होंने ये किया था, सजेस्ट किया था फॉर बेटर वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी को बेटर वर्किंग करने के लिए इन्होंने 3 टायर सिस्टम दिया था। तो 3 टायर सिस्टम में क्या आता है, सबको पता है, हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ चुके हैं, उसमें दिया था आपको 3 टायर सिस्टम, ठीक है। ग्राम पंचायत आता है इसमें, ग्राम पंचायत। सेकेंड इज पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल पे आता है, ये विलेज लेवल पे आता है, ये ब्लॉक लेवल पे आता है, ठीक है। पंचायत समिति का हेड कौन होता है आपका, पंचायत समिति का हेड आपका होता है बीडीओ, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। देन ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया, और लास्ट इज योर जिला परिषद, ठीक है। क्या है आपकी लास्ट, जिला परिषद। जिला परिषद का हेड कौन होता है आपका, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला परिषद का हेड होता है, ठीक है, चेयरमैन होता है। तो ये सब दिया था आपके बलवंत राय मेहता कमेटी ने। तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझाऊंगा गाइस, इसमें अपन ने बहुत कुछ सीखा है अलग अलग कमेटी के बारे में, और हमेशा इस पे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल, पंचायत, ठीक है। तो आपको पूछा है अमेंडमेंट के बारे में, तो यहाँ पे पूछा है आपको अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट, मतलब कि पंचायत लेवल पे जो डेमोक्रेसी होती है वो कौन से अमेंडमेंट ने आपको बताया है, 73rd, 71st, 80 एंड 42nd। तो इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सीधा है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने आपको बताया था। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था उसका मेन एम क्या था, एक तो ये 1992 का है ये अमेंडमेंट 73rd, और इसका मेन एम था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था इसका मेन एम।
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब क्या, मतलब कि देखिए ये है आपका विलेज, फिर है ब्लॉक लेवल, फिर है जिला परिषद, टॉप मोस्ट है आपका जिला परिषद, ठीक है। तो गवर्नमेंट की पावर जो है वो सेंट्रल में ज़्यादा रहती है, और लोकल जो बॉडीज होते हैं आपके छोटे छोटे विलेज, यहाँ पे पावर नहीं होती है। तो यहाँ पे भी पावर आए और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके काम करे, और इनके पास भी फंड्स आए और ये विलेज का डेवलपमेंट कर सके। इसलिए जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो था आपका। तो वो बेसिकली क्या काम था उसका, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मतलब कि सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, एक ही इंसान के पास पावर है, दैट इज योर सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इसको सेंट्रल शब्द से याद रखिए, सेंट्रल। फिर डिसेंट्रलाइजेशन क्या रहेगा, इसके अपोजिट, इस पावर को आपने इधर छोटे छोटे विलेजेस में दे दिए, ब्लॉक लेवल में भी दे दिए, जिला परिषद में दे दिए, तो ये पावर का सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो ये था आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो योर आंसर इज ऑप्शन ए। फिर इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द आउटकम ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता चाहिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आया था, ये भी बहुत बार पूछा गया है, 1956 में। तो इस जो एक्ट का जो आउटकम था वो पूछा है आपको। तो इस आउटकम में क्या बना, तो फर्स्ट ऑप्शन इज 22 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, सेकंड ऑप्शन इज 14 स्टेट्स एंड 6 union territories, then third option is 17 states and 7 union territories, last option is 18 states and 7 UTs, that is union territories। तो ये जो एक्ट था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसके तहत आपके बने थे कितने स्टेट्स, 14 स्टेट्स बने थे आपके, ठीक है। कुछ स्टेट्स मर्ज हुए थे और कुछ स्टेट्स जो थे आपके वो सेपरेट हुए थे। 14 स्टेट्स बना एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनी, ठीक है, 6 यूनियन टेरिटरीज बने। तो ये आपका जो एक्ट था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये जनरल नॉलेज से, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। द एक्सरसाइज खंजर रिसेंटली इन द न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन 2 कंट्रीज। तो आपको पूछा है कि खंजर करके जो एक्सरसाइज हुआ था वो कौन से 2 देशों के बीच में हुआ था। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इंडिया ताजिकिस्तान, इंडिया कजाकिस्तान, इंडिया किर्गिस्तान एंड इंडिया इजिप्ट, ठीक है। तो ये जो खंजर एक्सरसाइज था ये हुआ था आपका इंडिया एंड किर्गिस्तान, ठीक है, ऑप्शन सी, इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में हुआ था, किर्गिस्तान। तो ये कौन सा एडिशन था, 11th एडिशन था, ठीक है, 11th एडिशन था। और ये कहाँ पे हुआ था आपका, बकलोह में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बकलोह। ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। किसके बीच में हुआ था, इंडिया एंड किर्गिस्तान। कब स्टार्ट हुआ है ये एक्सरसाइज, दिसंबर 2011 से ये स्टार्ट हुआ है। ये एनुअल इवेंट है, ईयरली होता है, एनुअल इवेंट। ये क्या है, ज्वाइंट स्पेशल एक्सरसाइज है खंजर, स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग होती है ये, ठीक है, स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग। और ये किसके बीच में होती है, इंडिया के कौन सी रेजिमेंट के बीच में होती है और किर्गिज के कौन से रेजिमेंट के बीच में होती है। तो इंडियन आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट के, हमारी जो इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट होती है उनके बीच में, और किर्गिस्तान की कौन सी रेजिमेंट है, स्कॉर्पियन ब्रिगेड, ठीक है, स्कॉर्पियन ब्रिगेड, और हमारे इंडिया की पैराशूट रेजिमेंट, इन दोनों के बीच में होता है। ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इस खंजर एक्सरसाइज में। और इसका एम क्या है, टू स्ट्रेंथन डिफेंस, हमारा जो डिफेंस है उसको स्ट्रांग बनाना, देन हमारे बायलैटरल रिलेशंस अच्छे करना, और टेररिज्म को काउंटर करना, ठीक है, टेररिज्म को काउंटर करना, ये थे इनके मेन एम। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which state government has recently launched app-based electric bike taxi service called as Bayu? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज झारखंड, सेकंड इज आसाम, थर्ड इज वेस्ट बंगाल एंड फोर्थ इज द ओडिशा। तो आपको पूछा है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने बायू करके ऐप लॉन्च किया है जो इलेक्ट्रिक बाइक सर्विसेज का ऐप है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ आसाम है इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। ये बायू ऐप है, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी का ऐप है, लेकिन किसने लॉन्च किया है? आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ASTC। ठीक है, तो आसाम के सीएम कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें। ठीक है, जिसको भी पता होगा कि आसाम स्टेट के सीएम कौन है, सीएम का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कभी कभी रैंडम क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो पता चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नर ऑफ मद्रास हैड साइन अ ट्रीटी विद टीपू। सो जो टीपू सुल्तान थे आपके मैसूर के सुल्तान, तो उनके साथ कौन से गवर्नर ने ट्रीटी साइन करी थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज जॉर्ज मैकार्टने, सर आर्चिबाल्ड कैंपेल, विलियम मिडोस एंड सर चार्ल्स ओकेली। ठीक है, तो ये जो ट्रीटी थी ये आपके जॉन मैकार्टे ने साइन की थी। ठीक है, टीपू सुल्तान जो थे आपके मैसूर के सुल्तान थे, उनके साथ साइन की थी 11 मार्च 1784 में। ठीक है, ये ट्रीटी साइन हुई थी। तो गाइज आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने लिए हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी तो आप बता सकते हैं, और ये क्लास आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं। तो ये जो PDF है ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और RRB से जो RRB की टेस्ट सीरीज है वो हम 1 सितंबर से लॉन्च करने वाले हैं। तो उसके लिए अगर जिसको भी लगाना होगा RRB की टेस्ट सीरीज, वो हमारे महाराष्ट्र नर्सिंग अकेडमी पे जा सकते हैं और वहाँ जाके मतलब जो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप वो जो टेस्ट सीरीज है वो परचेस कर सकते हैं। तो उसकी जो प्राइस रहेंगी वो एकदम हम मिनिमम रखने का ट्राई करेंगे। और DHS के टाइम पे जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी थी तब हमारा न्यू क्लास था, इसलिए सिर्फ 40 स्टूडेंट ने ये बाय किया था टेस्ट सीरीज पर। 40 में से 10 स्टूडेंट जो थे वो DHS में सिलेक्ट हुए थे। तो दिस इज द ह्यूज नंबर, 40 आउट ऑफ 10। तो आप टेस्ट सीरीज परचेस करिए। और उसमें भी पैटर्न कैसा रहेगा आपका, 70 क्वेश्चन रहेंगे नर्सिंग के और 30 रहेंगे नॉन नर्सिंग के। तो जैसा आपका RRB का पैटर्न है वैसा ही हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जल्दी ही अपडेट हम देंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।